हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो स्कैनर फंक्शन होता है आखिर ये वर्क करता कैसे, ठीक है, और उस पर क्या प्रोग्राम हमारे पास में कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की स्कैनर से। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि स्कैनर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। स्कैनर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्कैनर एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। स्कैनफ को लिखने के लिए हमें दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो स्कैनफ की मैं बात कर रहा हूँ कि स्कैनफ हम लोग लिखते कैसे हैं। तो मैंने लिखा स्कैनफ, ठीक है। तो यहाँ पर दो पैरामीटर एटलीस्ट हमें चाहिए होंगे। तो एक तो होता है यहाँ पर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर आता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल का एड्रेस जिसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। अब काफी लोग ये कहते हैं कि सर यहाँ पर एड्रेस क्यों लिखा जाता है। चलिए हम लोग ये भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर हमें चाहिए होता है कन्वर्जन स्पेसिफायर। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि दो पैरामीटर एक्चुअली में करते कैसे हैं काम। तो स्कैनफ जो है ये आपका कीबोर्ड से फोर्स करता है कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर की जाए। ठीक है, और जैसे वो वैल्यू एंटर होगी उसके बाद में हमारा जो स्कैनफ है उस वैल्यू को कन्वर्ट करेगा और इसमें हमारे वेरिएबल में डाल देगा। कैसे होता है काम वो भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने ए दिया। तो ऐसा करने पर दोस्तों हमारे पास वेरिएबल बन जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है, देखिए दोस्तों अभी तक मैंने इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं की है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब किसी वेरिएबल में वैल्यू को नहीं डालते, ना ही हमने स्कैनफ यूज करके डालेंगे, ना ही हम लोग असाइनमेंट यूज करके डालेंगे, तो उसके साथ होता क्या है चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग स्कैनफ को और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ इंटीजर में। ओके, यहाँ एक मैं लिखता हूँ रिटर्न 0। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए नाम का। ठीक है ना, अब मैं इसको सीधा प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिंटर फंक्शन काम में ले रहा हूँ ना, तो मुझे उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बन चुका है और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को सीधा डायरेक्टली प्रिंट किया। तो क्या होगा, तो सी ये कहता है कि अगर आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं पुट की है तो उसकी एक गार्बेज वैल्यू क्या होगी, एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो दोस्तों हमारी जो मेमोरी होती है वो होती है ब्लॉक्स में, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के जो बाइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यूज आते रहते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं, फिर यूज आते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं। मान लेता हूँ कि ये जितने भी ब्लॉक्स है, सपोज करो कि इनकी लोकेशन मैं लिख देता हूँ 100, 101, 99, 102, 103, 104 एंड सो ऑन। ओके दोस्तों, तो ये जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं तो काम आ रही होगी हमारे, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं या जब हम लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो मेमोरी का यूज तो होता है। मान लेता हूं कि यहाँ पर कुछ बाइनरी रखी हुई है। ठीक है, ये मेमोरी हमारा काम आ रही थी तो इसमें कुछ ये पड़ा हुआ था, बाइनरी पड़ी हुई थी। फिर किसी भी तरह से वो जो काम था वो हमारा खत्म हो गया है ना। अब ये जो बाइट में बाइनरी थी वो कुछ काम की नहीं है हमारे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बाइट्स है वो किसी समय पर काम में ली जा रही थी तो उस समय इसमें कुछ बाइनरी डाली गई होगी। बाद में वो काम फिनिश हो गया, फिनिश होने के बाद में अभी भी उसके अंदर वो बाइनरी पड़ी है, लेकिन अब ये जो मेमोरी ब्लॉक्स है, ये जो बाइट्स है, ये टोटली फ्री है अलोकेट होने के लिए कि ये किसी और को दी जा सके। लेकिन ये खाली नहीं हुई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ 01 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे लिखा इंट ए, तो हमारा जो ओस होगा वो मेमोरी में जाएगा और वहां पर 4 बाइट अलोकेट करेगा जो कि फ्री है। तो मैं मान के चलता हूँ ये सारी मेमोरी फ्री है। ओके, लेकिन उनमें जो 01 रखे गए थे किसी समय पर वो अभी तक हटे नहीं है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, वहां से 4 बाइट अलोकेट कर लेगा। सपोज करता हूँ ये 4 बाइट अलोकेट कर ली और उसको नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया दोस्तों, ए दे दिया। फिर मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू पुटअप नहीं करी है किसी भी तरह से। मैंने उसमें ना तो असाइनमेंट से वैल्यू डाली है, ना ही मैंने स्कैनफ या कोई दूसरा फंक्शन यूज करके उसमें वैल्यू डाली है। मैं सिंपली ए बनाया और ए को मैंने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप ए को प्रिंट करोगे तो ए में ये जो बाइनरी है ये आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ए में एक आंसर आ जाएगा। अब ये बाइनरी कहाँ से क्या है किसकी है ये हमें नहीं पता, बस हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक्स थे किसी समय जब काम आ रहे थे और जब काम नहीं आ रहे थे तो उसके अंदर जो 01 रखे गए थे वो भी हटे नहीं है। और हमारे कंप्यूटर ने इसको अलोकेट कर दिया क्योंकि इसको पता था ये मेमोरी फ्री हो चुकी है, तो उसको अलोकेट तो कर दिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो 01 पड़े हुए हैं वो हमें एज ए वैल्यू मिल जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी एक नंबर आ सकता है। दोस्तों मैं एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, आप मान लीजिए आपके पास सपोज करो कि कोई नेगेटिव नंबर आ गया इस तरह से।
ठीक है, आ जाएगा, कोई इशू नहीं। पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ और नंबर भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाइनरी कौन सी थी, यहाँ पर कौन सी बाइनरी एलोकेट हो रही है, कौन सी एलोकेट नहीं हो रही है। लेकिन जो भी इस बाइट ए के अंदर बाइनरी आ गई है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, ये एक गार्बेज था जो किस समय काम मार रहा था, बाद में यूज में नहीं आया, तो वो ये गार्बेज है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग कहते हैं गार्बेज वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्तों? गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेकिन आपने उसमें वैल्यू पुट नहीं की है, उसको आप प्रिंट कर रहे हो, तो उस समय जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा वो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। और गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है आपको इस एग्जांपल से पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ अब क्या होता है जब इसमें असाइनमेंट करते हैं हम लोग। सपोज करो मैंने डाला 10, ए में मैंने क्या रख दिया 10, तो अब क्या करेगा, इस लाइन पर ये बन गया। ठीक है, अब इस लाइन पर क्या होगा, 10 की बाइनरी बनाकर ए में डाली जाएगी, तो वो क्या करेगा, इस पूरी बाइनरी को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर 10 की बाइनरी को पुटअप कर देगा। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू थी, जो गार्बेज वैल्यू थी, वो अब पूरी तरह से हट चुकी है और आपके पास एक नई वैल्यू जो है वो 10 वो आ चुकी है। ओके, तो यहाँ आपके पास में पूरा 10 की बाइनरी आ गई है। नाउ आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, गुड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस आ जाती है। वो ये आती है कि मान लीजिए अगर आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और अगर आप इसमें वैल्यू डालना भूल जाते हो तो एक वैल्यू गार्बेज आ जाएगी जो कि बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही मतलब प्रोग्राम को बिगाड़ने वाली चीज होती है। तो उससे अगर बचना है आपको, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं कि आप जब भी वेरिएबल बनाएंगे उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर डाल दें, आप कोई ना कोई वैल्यू जरूर पुटअप कर दें। मतलब इस वेरिएबल का आप इनिशियलाइजेशन करते हैं 0 से। ठीक है, ताकि जब ये वैल्यू बनेगा तो सारी बाइनरी क्या हो जाएगी, 0 की बाइनरी आ जाएगी। मतलब इसमें पूरा 0 आ गया दोस्तों, इस लोकेशन पर 0 आ गया है, मतलब 0 की बाइनरी आ गई। ओके, नाउ अगर आप वैल्यू डालना भूल भी जाते हैं इस केस में, तो आपका आंसर गार्बेज की जगह 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, गार्बेज की जगह 0 आएगा। और अगर आपने कुछ डाला है वैल्यू, जैसे आपने 20 डाला है, तो यहाँ पर तो वैल्यू एक की 0 थी और इस लेवल पर आपने क्या कर दिया, 20 की बाइनरी यहाँ पर पुट कर दी। जब आप एक को पिन करेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग वैल्यू डालना भूल भी जाए लेकिन हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज है, तो उस केस में हमारे पास में वैल्यू जो है एक लॉजिकल वैल्यू आती है कि सर इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई वेरिएबल बनाया जाए तो उसको इनिशियलाइज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, कुछ कंपाइलर आपको या कुछ लैंग्वेजेस, मैं आपको बता देता हूँ, सी आपको कहता है कि ठीक है आप इनिशियलाइज करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जावा जैसी लैंग्वेज ये कहती है कि दोस्तों वेरिएबल अगर आपने बनाया है तो आप उसको जरूर इनिशियलाइज करें, नहीं तो वो एक एरर देता है। जबकि सी एरर नहीं देता, सी गार्बेज वैल्यू दे देता है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पर हमें एक एरर मिल जाती है कि भाई हमने इसमें वैल्यू पुटअप नहीं करी है। तो जावा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। जावा को जब बाद में बनाया गया था सी के बाद में, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। लेकिन जब इनिशियली जब सी बनाया गया था उस समय हमने कोई फोर्स नहीं किया है कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करो ही करो आप। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर ये इनिशियलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। और आप इसका रीजन जान गए होंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है जावा के अंदर, क्योंकि एक गार्बेज वैल्यू हमें लोगों को ना मिले किसी भी तरह से। गार्बेज वैल्यू हमारे प्रोग्राम को न केवल एक प्रोग्रामर के लिए एक हेडेक है, बल्कि ये प्रोग्राम के बिहेवियर को पूरा बदल भी सकती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, रूबी, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसमें आप जब भी वेरिएबल बनाए तो उसको इनिशियलाइज जरूर करें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। हालांकि हो सकता है कि आपके पास कंपल्सन नहीं है इनिशियलाइजेशन करने का, फिर भी आप एक हैबिट डाल दीजिएगा कि आपको ये करना है, ताकि आपके पास जो गूगल लेवल के या माइक्रोसॉफ्ट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप जरूरी देखते होंगे कि भाई वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज किया जाता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने और सीखा कि वाकई में इनिशियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना यूजफुल हो जाता है हमारे लिए इस प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने बात कर ली कि वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते तो क्या होता है। वापस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, वो था स्कैनफ की वर्क। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको स्कैनफ की वर्किंग बता दे रहा हूँ कि क्या होता है उस समय। तो मान लीजिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम के अंदर मैं स्कैनफ काम में लूंगा और प्रिंटफ काम में लूंगा। उसके लिए मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h। फिर हमारा मेन प्रोग्राम का जो आर्किटेक्चर है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ओके दोस्तों, और लास्ट में हमने लिख दिया रिटर्न 0। नाउ दोस्तों अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर इंटीजर टाइप का, वो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास में ओएस जो होगा, तो कंपाइलर ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, ओएस को। ये ओएस है। ठीक है, ओएस जाएगा मेमोरी में, तो ये मैं मान लेता हूँ मेरी मेमोरी है। ओके दोस्तों, ये मेरी मेमोरी है। नाउ
तो हमारा ओएस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर और हमारे प्रोग्राम के बीच में एक तरह का इंटरमीडिएटर है। ओके, क्योंकि हार्डवेयर को कंट्रोल करने की सारी कैपेबिलिटी ओएस के पास में होती है, इसीलिए प्रोग्राम को अगर हार्डवेयर से कहीं भी इंटरेक्ट करना है, चाहे वो मॉनिटर से इंटरेक्ट करना हो, चाहे वो कीबोर्ड से इंटरेक्ट करना हो, तो ओएस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो मेमोरी से भी इंटरेक्ट करना क्यों ना हो, तो ओएस जरूर आएगा। ओएस आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास में जो प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है और जो हार्डवेयर है, उनके बीच का ये एक इंटरफेस है, एक वो कंट्रोल है जो हमें अलाउ करता है कि हमारे प्रोग्राम को अलाउ करता है कि हमारा प्रोग्राम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से ओएस को हम लोग जनरली यहाँ पर कहते हैं कंसोल। क्या कहते हैं दोस्तों? कंसोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसोल। कंसोल की मीनिंग ये होती है कि एक ऐसी जगह जहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सके, उसको हम लोग कहते हैं कंसोल। जैसे कि अगर आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो आपके पास एक जॉयस्टिक होती है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसपे कुछ बटन होते हैं, आप उससे हमारे गेम के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो क्या कहलाएगी? गेमिंग कंसोल कहलाएगी। उसी तरह से अगर आप कहीं देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि जो बड़े बड़े सिंगर्स गाने रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद में जो रिकॉर्डिंग रूम होता है तो उसमें खूब सारा एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जहाँ बहुत से बटन्स होते हैं। वो भी क्या होता है? वो होता है म्यूजिक कंसोल। तो आप समझ गए कंसोल क्या है? कंसोल वो प्लेस को कहते हैं, जनरल भाषा में अगर बात करूँ तो कंसोल उस प्लेस को कहते हैं जहाँ से हमारे पास में सभी का कंट्रोल अवेलेबल रहे। उसी तरह से हमारे प्रोग्राम जब हार्डवेयर से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो हमें एक कंसोल चाहिए। ये कंसोल के थ्रू हम लोग सभी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें, तो ये हमारे पास में कंसोल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसोल कौन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंसोल बनता है, तो आप कहेंगे सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंसोल होगा आपके प्रोग्राम का। हाँ, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा डॉस भी हो सकता है, ये हमारा कोई यूनिक्स का टर्मिनल भी हो सकता है, या यहाँ पर कोई जीयूआई भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हम लोग और कभी करेंगे कि यहाँ कंसोल कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट होता है। बट अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पास में जो कंसोल है, ठीक है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एमएस डॉस है। ओके, सिंपल सा समझ लेते हैं कि हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। नाउ अब इसके थ्रू ही हमारा जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने वाला है। कैसे करेगा? वन बाय वन सीखते जाते हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में लिखा है इंट ए। कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और ओएस को रिक्वेस्ट करेगा, कंसोल रिक्वेस्ट करेगा, कंसोल भाई मेरे लिए मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल बना दीजिए। तो कंसोल क्या करेगा? मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। कंसोल क्या करेगा? यहाँ पर जाएगा और 4 बाइट को अलोकेट कर लेगा और उसको नाम दे देगा ए, और जो भी इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एंड ए में डाल देगा और एंड ए को वापस प्रोग्राम में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में ए भी है और एंड ए दोनों अवेलेबल हो गए। नाउ फिर हमने यहाँ पर लिखा है स्कैनफ। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू कौन ले, इस ए की वैल्यू हम लोग फाइनल ना करें, लेकिन हम लोग स्कैनफ के थ्रू लें। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड ए। क्या लिखना पड़ेगा? एंड ए। और किस तरह की वैल्यू लेनी है? वो %d लेनी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी यहाँ पर क्या होता है। चलिए वापस शुरू करते हैं। जैसे ही स्कैनफ हमारे पास में कंपाइलर देखता है तो कंपाइलर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल जो है कंसोल को दे देता है। नाउ ये जो कंसोल है, ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी अपने जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन है यही दोस्तों कंसोल है, जहां आपको अपना आउटपुट दिखाई देता है और जहां आप लोग वैल्यू इनपुट पे लेते हैं। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है यही है कंसोल। तो स्कैनफ क्या करता है? आपको कंसोल पे लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि कंसोल ही तो हमारा ओएस है और यही हमारा कीबोर्ड से बातचीत कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कीबोर्ड है, ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे खूब सारे बटन है। तो जैसे ही आपने कीबोर्ड पर कोई भी एक वैल्यू पुट करी है तो वैल्यू कहाँ जाएगी? कंसोल पर आ जाएगी। कहाँ जाएगी दोस्तों? कंसोल पर आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंसोल कीबोर्ड से वैल्यू ले रहा है। सपोज करो आपने वैल्यू ली वहां पर 25, क्या लिए? 25 लिए। नाउ अब ये जो वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग है। याद रखिएगा दोस्तों, कंसोल जब भी कीबोर्ड से वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर इस वैल्यू को ए में डालना और ए का टाइप क्या है? इंट है। तो हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक इंटीजर में, ताकि ए में इसको डाला जा सके, वेरिएबल में इसको डाला जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर कन्वर्जन स्पेसिफायर होते हैं। क्या होते हैं? कन्वर्जन स्पेसिफायर। इसी वजह से हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो क्या होगा अब यहाँ पर देख लेते हैं वापस। स्कैनफ गया कंसोल से, कंसोल ने बोला कि भाई वैल्यू मुझे दे दे, कीबोर्ड को बोला और कीबोर्ड से वैल्यू आ गई 25। ये जो 25 है एज ए स्ट्रिंग है। नाउ अब ये जो %d है, %d इसको मैच करता है। क्या करता है दोस्तों? मैच करता है। तो स्कैनफ जो है दोस्तों वो आपका वर्क करता है पैटर्न मैचिंग पर। किस पर वर्क करता है?
पैटर्न मैचिंग का, इस पर बहुत ध्यान रख दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इंटरव्यू के। तो स्कैनफ जो है, स्कैनफ वर्क्स ऑन पैटर्न मैचिंग, ये पैटर्न मैचिंग पे वर्क करता है। मैं आपको और इसमें एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि पैटर्न मैचिंग कैसे हो रही है एक्चुअली में। तो यहाँ पर वो मैच करता है, पैटर्न को मैच करता है इस फॉर्मेट के कन्वर्जन स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग। तो वो देखता है कि यहाँ से एक इंटीजर हमें चाहिए, वो देखता है कि यहाँ पे इंटीजर अवेलेबल है, पैटर्न को मैच किया जा रहा है, ठीक है। तो %d यहाँ पे रिक्वायर कर रहा है कि किसी तरह से एक ऐसी स्ट्रिंग आए जिसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर सके, तो यहाँ पे मैचिंग की जा रही है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा 25, तो %d क्या करेगा, उसको मैच करेगा, बोलेगा यस इस स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, एक नंबर में। तो %d क्या करेगा, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा वाला है, स्कैनफ ये जो %d है वो इस चीज को पैटर्न मैच करेगा, और जैसे पैटर्न मैच हो जाता है %d इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और इस लोकेशन पर डाल देगा। कैसे होता है काम, सबसे पहले यही पैटर्न मैचिंग कर ली जाएगी स्कैनफ के अकॉर्डिंग। स्कैनफ देखेगा %d क्या ये ले सकता है, यस ले सकता है। तो क्या करेगा स्कैनफ, सीधा का सीधा वो चला जाएगा मेमोरी में, कंसोल से, ठीक है। वो प्रोग्राम में नहीं आता एक्चुअली में, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मैच किया जाएगा। तो स्कैनफ यहाँ जाता है, कंसोल से वैल्यू लेता है और पैटर्न मैच करता है, और अगर पैटर्न मैच हो गया तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो 25 है उसको कन्वर्ट किया जाएगा एक इंटीजर में, और वहाँ से आपने जो एड्रेस प्रोवाइड किया है ND, उस एड्रेस पर चला जाएगा। दोस्तों मेमोरी में अगर आपको कुछ भी डालना हो या कुछ भी निकालना हो तो वो उसके एड्रेस के थ्रू ही पॉसिबल है। यही वो रीज़न है कि यहाँ पर हमें उसका एड्रेस लिखना पड़ता है, ना कि उसका नाम लिखना पड़ता है वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल प्रोग्राम के अंदर होता है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल का नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ हम लोग समझाने के लिए बोलते हैं कि वेरिएबल बन गया, उसका नाम A हो गया, ठीक है। मेमोरी में कोई भी चीज़ जो होती है, चाहे आपको वैल्यू डालनी हो, चाहे उसको रीड करना हो, चाहे उसको हटाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके पास में जो एक ही ऑप्शन है वो उसका एड्रेस। इसी वजह से जब हम लोग इसका एड्रेस यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो स्कैनफ इसको पैटर्न मैच करेगा %d के साथ में, और उसको इस पर्टिकुलर एड्रेस जो आपने यहाँ से सप्लाई किया था उस एड्रेस पर जाकर उसकी बाइनरी को 25 की बाइनरी को पुट कर देगा, या फिर कहने का मतलब है कि यहाँ पर 25 की बाइनरी आ जाएगी, बोले तो 25 आ गया। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक कुल मिलाकर ये हो गया कि हमारे पास में 25 अवेलेबल हो चुका है मेमोरी के अंदर, और वो एड्रेस कौन सा था, ND वाला, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं A को। A में किस तरह की वैल्यू है, %d वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ %d लिखेंगे और इस तरह से हमारे पास में 25 आ जाएगा। नाउ अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको जिसके अंदर पैटर्न मैचिंग हो रही है, लेकिन वो पैटर्न मैचिंग मिसमैच हो रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक वो भी देख लेते हैं कि अगर मिसमैच हो उस केसेस में क्या बिहेवियर रहता है, या फिर और कैसे की जाती है पैटर्न मैचिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्कैनफ के, और स्कैनफ के अंदर हम लोग पैटर्न मैचिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं अभी आज कि पैटर्न मैचिंग किस तरह से की जाती है। चलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है int A, ओके, और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है float B, ठीक है। और इसको बेटर समझते हैं, हमने लिखा स्कैनफ %d %f, ओके। हमने लिखा %d %f और हमने लिखा A और B, ठीक है। फिर इसको हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं, A और B की वैल्यू को प्रिंट भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, सपोज करो A इक्वल टू %d कॉमा B इक्वल टू %f, ओके दोस्तों। तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। तो अगेन शुरुआत यहाँ से A और B से होगी, प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होगी। सबसे पहले A और B बनेंगे मेमोरी में। तो ये मेरा कंसोल है जो मेरे, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कंसोल, ओके। ये मेरी मेमोरी है, ओके। ये मेमोरी डिवाइडेड है पूरे ब्लॉक्स में, बाइट्स में। नाउ सबसे पहले यहाँ पर A और B की बात कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक A बन गया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, इसका एड्रेस एंड A में है, और यहाँ पर हमारे पास में B बन गया है, ठीक है। B बन गया, उसका एड्रेस जो है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस वो हमारे पास एंड B में है, ठीक है। यहाँ तक हो गया काम। फिर हम लोग बात करते हैं स्कैनफ की। तो स्कैनफ क्या करता है, आपका पूरा कंट्रोल लेके चला जाएगा कंसोल के ऊपर। ये मेरा कंसोल है, आप देखिएगा इसको, ये काम कैसे होता है पूरा। ये पूरा कंट्रोल, ये पूरी चीज कंसोल को दे दी गई है।
नाउ कंसोल अब क्या करेगा, कीबोर्ड से एक वैल्यू मांगेगा। सपोज करो आपने वैल्यू लिखी है 2.56.78, ठीक है, आपने कीबोर्ड से, यह हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड से आपने इस तरह की वैल्यू को सप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में। ओके दोस्तों, नाउ अब इस चीज को इस पैटर्न में मैच किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसको मैच किया जाएगा। कैसे होता है मैच, %d मैच करेगा सबसे पहले। %d ये कहता है कि एक इंटीजर मुझे चाहिए। इंटीजर वो होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं आते। तो %d 2 देखेगा कि यस 2 को एक्सेप्ट कर सकता है, 5 को एक्सेप्ट कर सकता है और 6 को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो इतना पोर्शन है दोस्तों, पॉइंट से पहले वाला जो पोर्शन है वो %d से मैच हो गया। ओके, नाउ अब %f आया। तो %f वो होती है जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू होती है। तो क्योंकि इतनी चीज तो पॉइंट d के लिए रिजर्व हो चुकी है, अब ये जो 0.78 बच गया ये %f के लिए बन गया। तो वो पूरा का पूरा पैटर्न मैच किया जा रहा है और जैसे जैसे पैटर्न मैच हो रहा है उसके लिए हम लोग फाइनलाइज भी कर रहे हैं कि %d यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ सकता है और %f यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ सकता है। यस नो, यहाँ तक तो ये फाइनल हो गया। फिर %d और %f इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे और उनको अपने अपने वेरिएबल में पुट कर देंगे। तो %d जो है वो पुट करेगा किसमें, a में। तो a में क्या आ जाएगा 256 और उसी तरह से %f जिसने ये 0.78 रीड आउट किया तो वो क्या करेगा 0.78 यहाँ पर डाल देगा b के अंदर। और जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते समय आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 256 और b की वैल्यू कॉमा b की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, b की वैल्यू आ रही है 0.78, ठीक है। और f जो होता है वो 4 जीरो भी लगा देता है एक्स्ट्रा, मतलब पॉइंट के बाद में 6 डिजिट में आंसर देने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट वाली डिजिट के बाद में अगर हम लोग जीरो लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आ गया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह से लिया जाएगा और ये सारा का सारा जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है दोस्तों इस पैटर्न के मैचिंग पर। आप समझ गए, इस पैटर्न की मैचिंग पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है। हाँ, अब मैं ये बात कर लेता हूँ, चलो ठीक है, ये पैटर्न अगर मैच नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ से ऐड किया, कीबोर्ड पर आपने XYZ प्रेस कर दिया और फिर आपने 27.68 लिख दिया, तो क्या होता है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को इससे मैच किया जाएगा। बताइए दोस्तों, क्या XYZ को कभी इंटीजर में बदला जा सकता है, नहीं। तो यहां से ये क्या करेगा, ये इसको फेल कर देगा, मतलब कहेगा पैटर्न क्या हो गया, मिसमैच हो रहा है। देखिएगा %d को तो एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसको नंबर में कन्वर्ट कर सके, XYZ कभी भी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी ये वाली स्ट्रिंग। तो यहां से पैटर्न क्या हो गया, मिसमैच हो गया दोस्तों। मिसमैच होते ही इस स्ट्रिंग का कोई यूज नहीं रहा, हमारा %d और %f इसको रीड नहीं कर पाएंगे और ना ही a और b में किसी तरह की वैल्यू रख पाएंगे। ओके, तो उस केस में अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू है वो या तो गार्बेज आएगी, यहाँ पर एक एरर आ जाएगी कि भैया पैटर्न मैचिंग जो है वो फेल हो गई है, वो एक एरर दे देगा। या फिर वो क्या करेगा, इनकी गार्बेज वैल्यू दे देगा, लेकिन किसी भी तरह से ये वैल्यू उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ का जो पैटर्न है वो मिसमैच हो गया है, ठीक है। अगर मुझे इस पैटर्न को पढ़ना है तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ दोस्तों, मैं इसको रीड आउट करके दिखा देता हूँ कि और आपको समझ में आ जाएगी कि पैटर्न मैचिंग और कैसे वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। एंड a एंड b, नाउ मैंने यहाँ लिखा XYZ %d %f। ओके दोस्तों, अब देखिएगा अब क्या होता है, अब ये पूरी स्ट्रिंग को मैच कर रहा है। सबसे पहले ये x इससे मैच हो रहा है, यस मैचिंग हो रही है, y से मैच हो रहा है, z से मैच हो रहा है। अब %d जो है वो यहाँ से मैच करना शुरू करेगा नंबर के लिए, तो 2 और 7 ये %d को रीड आउट कर लेगा, ये पॉइंट लगा हुआ है। और ये जो %f है ये हमारा जो रिमेनिंग बच गया 0.68 वो उसको रीड आउट कर लेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगी, XYZ का स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये हमने सिर्फ पैटर्न मैचिंग करी, ये स्टोर नहीं हो रहा है। स्टोर केवल वही होगा जो %d ने उठाया और a में जो डाला है, ठीक है। तो यहाँ से %d ने क्या उठाया 27, तो 27 को उठाएगा वो a में डाल देगा और 0.68 ये किसने लिया है, f ने लिया है, तो ये डालेगा 0.68। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो रीड आउट होगा। तो आप यहाँ करेक्टली देख सकते हो कि हमारे पास में जो वैल्यू है जो हम लोग स्कैनफ में लिखते हैं वो एक पैटर्न मैचिंग पर वर्क कर रही है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज, ठीक है। तो हम लोग एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि उस केस में क्या होता है। तो मैं ये रिमेनिंग पोर्शन हटा देता हूं, मैं सिर्फ स्कैनफ की बात करूंगा ताकि बोर्ड पर हम लोग और अच्छे ढंग से लिख सकें। दोस्तों मैंने लिखा स्कैनफ और यहां पर मैंने लिखा %d x %f, ठीक है, a और b।
ये मेरे दो वेरिएबल है जो मैंने ऊपर यहाँ बनाए हैं, ए नाम से और फ्लोट बी नाम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने ये बना लिए। चलिए अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग जाएंगे कंसोल पर। कहाँ जाएंगे दोस्तों? कंसोल पर। ये मेरा कंसोल है और कंसोल वैल्यू ले रहा है कीबोर्ड से। मान लीजिए आपने कीबोर्ड पर जो वैल्यू प्रोवाइड करी है वो कुछ आपने ऐसा करिए 2x0 2.76। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, ए नाम का और बी नाम का। इन दोनों के जो एड्रेसेस हैं वो ए और बी में, एंड ए एंड बी में। ठीक है, चलिए अब मैचिंग करते हैं। तो जैसे ही आपने कीबोर्ड से वैल्यू दी है कंसोल के ऊपर, तो ये वाली चीज इससे मैच की जाएगी। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग से। तो %d मैच करेगा सबसे पहले। तो %d कब तक पढ़ सकता है? जब तक इसको नंबर मिल रहा है। तो ये जो 2 है ये %d उठा लेगा और उठाकर उसको a में रख देगा। a में वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर ये x मैच होगा इस x से। मैचिंग हो गई, ठीक है, बढ़िया है। अब ये आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको उठाकर कहीं करना कुछ नहीं है इसका। अब %f आया, तो %f के लिए इतना अच्छा मिल गया है। तो %f क्या करेगा? 2.76 को यहां से रीड आउट करेगा और बी में रख देगा। तो मैं 0 नहीं लगाता हूं क्योंकि किसी भी नंबर का आगे 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारी वैल्यू वो आ गई। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिसमैच करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले %d जो होगा ये 2 को तो रीड आउट कर लेगा और 2 को डाल देगा यहाँ पर। फिर जो ए है, ए को मैच किया जाएगा इस x से, जो कि मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न मैचिंग फेल हो गया और हमारा स्कैनफ वही काम करना छोड़ देगा। इसका मतलब है कि सिर्फ %d ही रीड आउट कर पाएगा। ये दोनों चीज मिसमैच हो गई। यहाँ से आगे वाला मैच हो रहा है उसको तो हम लोग देख भी नहीं रहे क्योंकि यहीं से मिसमैच हो गया ए और x से। तो आगे वाला कुछ काम का नहीं है, किसी भी तरह से बी में वैल्यू नहीं जाएगी। तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी? तो मैं कहूँगा बी में एक वैल्यू आ जाएगी गार्बेज। जब आप ए और बी को प्रिंट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू तो मिलेगी 2 और बी की वैल्यू मिलने वाली है गार्बेज। तो दोस्तों ये है हमारे स्कैनफ का रोल कि स्कैनफ जो है वो एक इनपुट फंक्शन है और ये पैटर्न मैचिंग पर वर्क करता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा स्कैनफ किस तरह से वर्क करता है और स्कैनफ में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या नहीं लिख सकते। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक की बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।